चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। और आप देखे होंगे कल भी हम आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। और वैसे 10 क्वेश्चन, जिस 10 क्वेश्चन से आप 40 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बेहतरीन तरीके से करा दूं, ताकि उसके जो क्वेश्चंस आपके सामने अगर आएंगे तो आप रिलेट करके दो चार क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा बना सकते हो। कल आपको 10 क्वेश्चन हम कराए थे, उसका भी हम बोर्ड पीडीएफ आपको भिजवा देंगे आज। 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपका हो जाता है तो एक साथ ही भिजवा देंगे, नहीं गया होगा कल। क्योंकि कल हम लोग सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन को देखे थे। आज हम उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर सिंपल पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है तो सारा वेरायटी का क्वेश्चन हम आपको इसमें करवा रहे हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे बोला गया वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाती है, यानी कि रिपीट होता है। लेकिन कंडीशन यहां लग गया मेरे भाई कि एक निश्चित समय अंतराल की बात कहते हैं। अगर निश्चित समय अंतराल कह दिया, इसका मतलब है कि अगर हर एक 2 सेकंड के बाद अगर वो अपने पोजीशन को रिपीट करती है तो लगातार वह अपने पोजीशन को रिपीट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा मोशन हमारा ऐसा है जो कि इस तरह का कंडीशन हमें देता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर। एक तो हमारा क्या होता कहेंगे, यहां पर आवृत्ति गति की हम बात करेंगे। सारे गति के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, और एक एक लाइन मेरे भाई आपको आना चाहिए। अगर हम आवृत्ति गति की बात करते हैं, इसको हम लोग पेरियोडिक मोशंस कहते हैं। समझना गौर से, आज के बाद शायद आपको एक एक क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे और कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम पेरियोडिक मोशंस की अगर हम बात करते हैं, जिसको आवृत्ति गति हम कह रहे हैं, अगर इस पेरियोडिक मोशंस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पेरियोडिक मोशन हमारा कैसे होता है और कब होता है। तो पेरियोडिक मोशंस के लिए आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशंस है। पेरियोडिक मोशन के लिए कंडीशंस होता है मेरे भाई कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल की हम बात करते हैं, एक निश्चित समय के बाद अगर अपने पोजीशन को रिपीट करती है बार बार, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पेरियोडिक मोशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपकी आवर्ती गति हो जाएगा। ये कैसा गति हो जाएगा, तो इसको हम लोग आवर्त गति के नाम से हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग यहां पर आवर्त गति कह देंगे। आवर्ती गति बोलिए, इसको आवृत्ति गति बोलिए कि आवर्त गति बोलिए, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आवृत्ति गति या फिर आवर्त गति भी बोलिएगा तो चलेगा। पेरियोडिक मोशन हमारा आवर्त गति भी इसको आप बोल सकते हैं। चलो आवर्त गति ही लिख देते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहां पर इसमें हम आवर्त गति ही मेंशन कर देते हैं। हम यहां पर आवर्त गति ही मेंशन कर देते हैं। और पेरियोडिक मोशंस की अगर हम बात करते हैं, इसको आवर्त गति हम कह दिए यहां पर। यह बात आपको ध्यान रखना है कि हमारा आवर्त गति हमारा कब होता है, पेरियोडिक मोशन हमारा कब होता है। तो पेरियोडिक मोशन के लिए एक कंडीशन है कि कोई भी पार्टिकल, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, हम कोई भी पार्टिकल की बात करते हैं, कोई भी पार्टिकल की हम बात करते हैं, पार्टिकल मतलब वस्तु होता है। कोई भी पार्टिकल एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करती है, अपने पोजीशन को रिपीट करती है, अपने पोजीशन को बार बार दोहराती है, अपने पोजीशन को रिपीट करती है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो पेरियोडिक मोशंस कहेंगे। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो पेरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं मेरे भाई। अगर हम घड़ी की सुई की बात करते हैं, अगर हम यहां पर घड़ी की सुई की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, जो घड़ी की सुई है ये पेरियोडिक मोशन में होता है। कैसे होगा वो आपको समझना पड़ेगा। मान लेते कि ये हमारा घड़ी है और इस घड़ी में कितनी सुइयां होती है, तो हम कहेंगे घड़ी की 3 सुई होती है। सबसे छोटी सुई आवर की होगी, उससे बड़ी सुई आप देखते होंगे मिनट की, और उसके बाद हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा पतली सुई क्या होगी, तो यहां पर हमारा सेकंड का होता है। सबसे ऊपर 12, ये 12, और ये हमारा 3, और ये हमारा 6, और ये हमारा 9 होता है। हम घड़ी की सुई की बात कर रहे हैं, किसी भी सुई की आप बात कर लीजिए। वैसे आपको ध्यान रखना है, इस पेरियोडिक मोशंस में क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस बार क्या करेंगे, हम बहुत फास्ट यहां पर आपको नहीं कराएंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से सारी क्लियरिटी को हम आपके सामने रखेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ लेता है तो आप अच्छा कर पाओगे।
अगर आवर्ती गति की अगर हम बात करते हैं तो आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन जिसको कहते हैं, कोई भी पार्टिकल एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करती है। तो मैंने एग्जांपल लिया कि घड़ी की सुई की बात करते हैं, घड़ी की सुई भी हमारा एक पार्टिकल है, ये घड़ी है, घड़ी हमारा क्लॉकवाइज चलेगा। और घड़ी की कोई भी सुई ले लीजिए, मिनट हैंड लीजिए, आवर हैंड ले लीजिए या सेकंड हैंड आप ले लीजिए, अगर मेरे भाई ये रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दूसरी बात आपको ये समझना है, अगर हम मान लेते कि ये मिनट हैंड की हम बात करते हैं या आवर हैंड की बात करते हैं, मान लेते ये आवर हैंड हमारा है, घंटे की सुई है, तो आपको एक बात पता होगा कि घंटे की सुई जो है 12 घंटे के बाद फिर इस पोजीशन पर आ जाएगी, फिर अगले 12 घंटे के बाद फिर इस पोजीशन पे आएगी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे हर एक 12 घंटे के बाद वह अपने पोजीशन को रिपीट करेगी। कौन सा पोजीशन? तो कहेंगे ये 12 वाला जो पोजीशन है उसको रिपीट करेगी। ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे वो हमारा पीरियोडिक मोशन में होगा। ऐसे ही सेकंड हैंड की सुई करती है और ऐसे ही हमारा क्या करता है, तो यहां पर आवर हैंड और हमारा मिनट हैंड की सुई करती है। तो घड़ी की सुई हमारा कैसा गति करेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा कंप्लीट रूप से यहां पर पीरियोडिक मोशन होगा। ये कैसा मोशन होगा, तो हम इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। और पीरियोडिक मोशन तो हमारा यहां होगा। क्या इसमें मेरे भाई ऑसिलेटरी मोशन होगा? क्या आपको बताना है, क्या इसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा? देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। क्या इसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा? हम तो पीरियोडिक मोशंस की बात कर रहे हैं, क्या इसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई ऑसिलेटरी मोशंस के लिए कंडीशन होता है कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ इसमें एक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑसिलेटरी में कि वह टू एंड फ्रो मोशन करता, आगे पीछे की गति करता है, आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करता है। लेकिन मेरे भाई यहां पर घड़ी की सुई आगे धीरे धीरे बढ़ती चले जाती है, उसमें पीछे नहीं आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन हमारा ये नहीं करेगा, ये केवल और केवल कैसा मोशन करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। तो घड़ी की सुई केवल और केवल कैसा कहेंगे? पीरियोडिक मोशन करेगा, केवल और केवल आवर्ती गति करेगा। ये ऑसिलेटरी मोशन हमारा नहीं होगा, दोलन गति नहीं होगा। इसको आवर्ती गति कहेंगे, इसको दोलन गति कहेंगे। दोलन गति हमारा दोलन नहीं करता है, हमारा क्या करता है? कहेंगे आवर्ती गति में होता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि घड़ी की सुई की अगर हम बात करते हैं तो घड़ी की सुई में तीन तीन तरह की सुइयां होती है और घड़ी के तीनों सुई पर क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम यहां पर आवर हैंड की बात करते हैं, समझना गौर से, बहुत काम का चीज हम आपको बता रहे हैं और इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है। इस चीज को मेरे भाई अगर आपको ध्यान रखना है तो आप यहां से ध्यान में रख सकते। अगर हम आवर हैंड की बात करते हैं, अगर हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस घंटे वाली सुई की अगर हम बात करते हैं तो जो घंटे वाली सुई की अगर हम बात करते हैं, ये जो घंटे वाली सुई है मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका आवर्तकाल अगर कभी भी आपसे पूछ लेता है कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितने देर का होगा, ये भी क्वेश्चंस आपको आता है। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितने देर का होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि घंटे वाली जहां से सुई चलना शुरू किया, अगर ये अपने जगह पर फिर से पहुंच जाता है तब हम कहेंगे एक आवर्तकाल कंप्लीट हुआ। अगर यहां से चलना शुरू किया तो कितने देर के बाद फिर घंटे वाली सुई यहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे सर 12 घंटे के बाद होगा। इसका मतलब 12 घंटा क्या होगा, कहेंगे इसका आवर्तकाल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कितना होगा, कहेंगे यहां पर 12 घंटे की अगर बात करेंगे तो इसका आवर्तकाल हो गया। ऐसे ही मेरे भाई आपको बताना है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। हम यहां पर मिनट वाली सुई की हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मिनट वाली जो सुई है उसका आवर्तकाल आपको बताना है। तो मिनट वाली जो सुई है इसका आवर्तकाल आपको बताना है, इसके आवर्तकाल क्या होंगे ये मेरे भाई, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है, इसका आवर्तकाल कितने देर का होगा, ये आपको व्हाट क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर सेकंड हैंड वाली जो सुई है, यानी कि सेकंड वाली जो सुई है उसके आवर्तकाल भी आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर करते हैं, तब हम समझेंगे कि आपको साइंस आता है। सेकंड वाली जो सुई होगी, सेकंड हैंड वाली जो सुई होगी, इस सेकंड वाली सुई का अगर आवर्तकाल आपसे पूछता, देखते हैं कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि इसके आवर्तकाल, उसके टाइम पीरियड के बारे में बता पाता है कि इसका कितने देर का आवर्तकाल होगा। मैंने एक तो बता दिया, लेकिन दूसरा और तीसरा आपको बताना है कि मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितनी देर का होगा, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितने देर का होगा। मैंने आपको यहां पर किसका बता दिया मेरे भाई, तो मैंने आपको घंटे वाली सुई का आवर्तकाल बता दिया। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आपको लगता होगा कि मास्टर ऐसे मजाक कर रहा है, जिस दिन क्वेश्चन पूछेगा उस दिन जरूर हम याद आएंगे तुमको। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछता है। चूंकि हम 1-2 हजार क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कराए हैं, मेरे पास 50,000 क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरा है और इसीलिए हम इतना फेथफुली तुमको कह रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।
तो देखते हैं कितने लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो चलिए बता देते हैं। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल का मतलब होता है कि जहां से चलना शुरू किया वहीं अगर पहुंच गया, एक साइकिल कंप्लीट यानी एक आवर्तकाल कंप्लीट हो गया। ऐसा ही मेरे भाई अगर हम कहेंगे मिनट वाली सुई का, आप ये बताइए कि मिनट वाली सुई यहां से यहां अगर चलेगा तो हम कहेंगे 12 पंचक कितना, तो 60 मिनट का हो जाएगा। तो मिनट वाली सुई का जो आवर्तकाल होगा मेरे भाई वह कितने देर का होगा, तो आप कहेंगे ये 60 मिनट का हो जाएगा गुरुजी, ये तो 60 मिनट का होगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे की बात करेंगे। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटे की बात करेंगे, यानी कि आवर्तकाल 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद मिनट वाली सुई आपकी अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगी, ये ध्यान में, या फिर 60 मिनट कह सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाली जो सुई होती है इसका आवर्तकाल अगर आपसे पूछ लेगा तो मेरे भाई सेकंड वाली सुई के आंसर आपको करने हैं। आपको पता होगा कि एक मिनट में ये पूरा का पूरा घूम जाता है, इसका मतलब 60 सेकंड का होगा। तो इसका आवर्तकाल कितने देर का होगा मेरे भाई, तो यहां पर 60 सेकंड का होगा, और 60 सेकंड आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक तो आपको 12 घंटे का वाला आया, और दूसरा आपको यहां पर क्या तो कहेंगे यहां पर हमारा मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, और तीसरा हमारा सेकंड वाली जो सुई होती है उसका आवर्तकाल हमारे सामने आ गया। क्या बताइए मेरे भाई, इस बातों से सहमत है? क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, लेकिन मैं आगे इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर इसी में दे रखा, जिसको स्थानांतरीय गति कहते हैं, और स्थानांतरीय गति को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एक बात मेरे भाई समझना कि जब स्थानांतरीय गति की बात होती है, जब ट्रांसलेटरी मोशन की बात होती है, तो इस मोशन में क्या होगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, रोटेट नहीं करेगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे होल में ऐसे डाल दिए, ये या तो आगे जा रहा है या तो पीछे आ रहा है, या तो मेरे भाई आगे जा रहा है या तो ये पीछे आ रहा है, इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ये रोटेट नहीं कर रहा है, अगर ये रोटेट कर जाएगा तब इसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन ये सिर्फ इसमें जा रहा है और वापस आ रहा है, सिर्फ जा रहा है वापस आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इसका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी आगे और पीछे, आगे और पीछे। आप कहने का मतलब मेरे भाई आप समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये सिर्फ आगे जाएगा या फिर अगर पीछे आता है, ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो मेरे भाई ऐसा ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारा क्या होता है, इसमें रोटेशन नहीं होता है, इसमें एक जगह से दूसरे जगह हमारा क्या होता है, ये वस्तु हमारा जाता है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहना चाहूं मेरे भाई, ऐसे अगर हम आपको कहेंगे कि मान लेते हैं कि यहां पर कि एक ब्लॉक है, चलो इसकी क्लियरिटी और भी हम आपके सामने रखते हैं, और एक डायग्राम के और एक एग्जाम्पल के की वजह से हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन एक्चुअली में हमारा होता क्या है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक सतह है और इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वस्तु है, और ये वस्तु मेरे भाई कैसा गति करेगा, तो ये वस्तु ऐसा गति करेगा, आप यहां पर गौर से देखिए, या तो ये आगे जाएगा या तो ये पीछे जाएगा। तो आगे पीछे अगर ये गति कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये कौन सा मोशन होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इसको यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं, और ये ट्रांसलेटरी मोशन हमारा कहलाता है, और इसी को स्थानांतरीय गति हिंदी में हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर साइक्लिक मोशन की अगर बात करते हैं तो साइक्लिक मोशन को भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई। अगर हम लोग साइक्लिक मोशन की अगर हम बात करते हैं, यदि हम लोग चक्रीय गति यानी कि साइक्लिक मोशंस की अगर बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि साइक्लिक मोशन कहने का मतलब, जैसे कि आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जैसे आप वृत्तीय गति पढ़ते हैं, तो कोई भी वस्तु अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपने साइकिल में अगर रोटेट कर रहा, जैसे मान लेते हैं कि ये साइकिल है और इसमें कोई वस्तु हमारा यहां पर है, और ये वस्तु साइकिल में रोटेट कर रहा है। साइकिल कहने का मतलब जहां से चला वहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु यहां से चलना शुरू करेगा और ये वस्तु इस तरह से ऐसे साइकिल में रोटेट करेगा, इसको साइक्लिक मोशन कहते हैं। ये इस तरह से रोटेट करेगा, इसको साइक्लिक मोशन कहते हैं। लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वस्तु जहां से चलना शुरू करेगा वहीं अगर पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट किया है। इसका मतलब ये साइक्लिक मोशन हमारा होगा, और इसी को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो जो साइक्लिक मोशन होता है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा साइक्लिक मोशन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको आना चाहिए। तो जो साइक्लिक मोशन है
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही हमारा सर्कुलर मोशन होगा, यही हमारा वृत्तीय गति हो जाएगा। अब एक और गति की हम बात करेंगे जिसको रिलेटिव मोशंस की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई अगर हम यहां पर रिलेटिव मोशंस की अगर हम बात करते हैं जिसको सापेक्षिक गति कहते हैं, ये भी मेरे भाई आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मोशंस हमारा होता क्या है। तो रिलेटिव मोशंस तभी आता है, रिलेटिव मोशंस तभी आता है, सापेक्षिक वेग तभी आता है, सापेक्षिक गति तभी होता है जब वेग में अंतर होता है। अब मेरे भाई जैसे आप गाड़ी से चलते हैं तो देखते होंगे एक गाड़ी आपसे आगे और आपकी गाड़ी पीछे, तो आप क्या देखते हैं कि आपसे कोई ना कोई गाड़ी आगे जा रही है, इसका मतलब आपके सापेक्ष में, आपके गाड़ी के सापेक्ष में उसकी गति ज्यादा होगी, तभी तो वो आगे है। और आगे वाला आदमी देखेगा, वो अपने सापेक्ष में आपको देखेगा, वो अपनी गति देखेगा आपके सापेक्ष में, तो पाएगा कि आप पीछे हैं, इसका मतलब आपकी गति कम है, ये पाएगा। तो मेरे भाई जब कभी भी सापेक्षिक गति होती है तो वहां पर हम कहते हैं सापेक्षिक गति हमेशा वेग में अंतर के कारण होता है। जितना ज्यादा वेग में अंतर होगा उतना ही सापेक्षिक गति ज्यादा होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, अगर दो गाड़ी एक समान चाल से अगर चलती है, अगर दो गाड़ी एक समान चाल से चलती है, बताइए सापेक्षिक गति का मान क्या होगा। दो गाड़ी एक समान वेग से चलती है तो बताइए सापेक्षिक वेग का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। दो गाड़ी मेरे भाई एक समान चाल से चलती है, बताना है कि सापेक्षिक वेग हमारा क्या होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब दो गाड़ी एक समान चाल से चलेगी तो वेग में अंतर जीरो, सापेक्षिक वेग जीरो। क्योंकि सापेक्षिक वेग या सापेक्षिक गति हमेशा किसके कारण आता है, तो आपको याद रखना है ये वेग में अंतर के कारण पैदा होता है। ये किसके कारण, तो कहेंगे यहां पर वेग में अंतर के कारण ये पैदा होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, वेग में अगर अंतर है, वेग में अंतर के कारण यह पैदा होता है। अगर वेग में अंतर ज्यादा है, अगर वेग में अंतर ज्यादा है तो हम कहेंगे सापेक्षिक गति ज्यादा है। अगर वेग में अंतर कम है तो सापेक्षिक गति कम है। अगर वेग एक समान है तो सापेक्षिक गति का मान शून्य होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताना चाहें मेरे भाई, हम कहेंगे अगर सापेक्षिक गति को अगर लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कहने का मतलब हमको वेलोसिटी ए का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में। याद रखना जो पहले होता है उसकी गति निकालते हैं और जो बाद में होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं। इसको लिखने का तरीका होगा मेरे भाई वी ए माइनस, हम लोग क्या लिखेंगे तो वी भी लिखते हैं। तो वेग में अंतर ही सापेक्षिक वेग हमारा होता है। अगर मेरे भाई इसको हम ऐसा बोल दे तो क्या होगा, तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के सापेक्ष बी की गति कितनी होगी, तब आप यहां पर भी बी माइनस यहां पर भी ए करेंगे। लेकिन याद रखना ये सब चीजें हमेशा मॉड में होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये बात आपको यहां पर जहन में डालना पड़ेगा। तो सापेक्षिक गति हमेशा पॉजिटिव मान देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई ये 4-5 तरह की जो गति है ये कहीं ना कहीं आपको बुझा गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है, कह रहा कि दो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई कि जितने लोग लाइव हो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगर तुम्हारा साइंस अभी वीक है तो हम तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि यही 1 साल नौकरी लेने का है। इसी 1 साल में अगर आप पिछड़ गए तो फिर पता नहीं कि सरकार वैकेंसी कब देगी, कितनी कम वैकेंसी आएगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जान है, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ललक है कि हमको नौकरी लेना है, अगर तुमको साइंस तुम्हारा अगर वीक है तो मेरे अखंड ज्योति बैच से जरूर जुड़ना, और वहां पर तुमको बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ पूरा वीडियो एनिमेशन का माध्यम देकर के हम क्लास करा रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाइए वहां पर उस एप्लीकेशन पर अखंड ज्योति बैच का आप वीडियो देखिएगा, उसमें पड़ा हुआ होगा डेमो के रूप में, आप उसको देख सकते हैं कि किस लेवल से हम उसमें करा रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और सर कितना बढ़िया से सर पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि मुझे साइंस करना है, 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना है, तो उस बैच से आप जुड़िए। बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ उसमें हम क्लास करा रहे हैं। जिसको भी चाहिए 6 to 8, 9, 10 या रेलवे के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले या बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अगर साइंस की क्लासेस चाहिए तो अखंड ज्योति बैच से जरूर जुड़ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन थ्योरी के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, ठीक है। चलिए
आगे ये इंफॉर्मेशन हम आपको इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप सभी लोग मेरे दिल से जुड़े हुए हो, आप सभी लोग मेरे साथ लगातार क्लास में अटेंड करते हो। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको साझा करें तो बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा होगा और रिजल्ट भी आपका होना है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार होता है, दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है। तो दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी की अगर बात करेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए मेरे भाई कि तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई दो क्रमिक शीर्ष बोला गया है, तो शीर्ष और गर्त की अगर हम बात करते हैं, शीर्ष और गर्त हमारा कहां पे बनता है, तो शीर्ष और गर्त हमारा अनुप्रस्थ तरंग में बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, शीर्ष और गर्त किस में बनेगा, तो अनुप्रस्थ तरंग में बनता है। और अनुप्रस्थ तरंग को अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा ही अनुप्रस्थ तरंग आपको दिखेगा मेरे भाई, कुछ ऐसा ही अनुप्रस्थ तरंग आपको दिखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम तरंग की बात करते हैं, तरंग हमारा ऐसा होता है, ये हमारा तरंग होता है, तरंग की दिशा ये है, कण का कंपन ऐसे होता है। मैंने आपको कई बार ये बात बताया है, मैं फिर भी रिपीट करता हूं ताकि मेरे भाई, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जो कि बार बार किसी भी चीज को भूल जाते हैं। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एक एक चीज को अच्छे से करो। अब देखो यहां पर तरंग और शीर्ष की जब हम बात करते हैं, शीर्ष की बात करते हैं, इसको शीर्ष कहेंगे, जो ऊपर जाएगा उसको शीर्ष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे तो इसको भी शीर्ष कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे तो गर्त कहेंगे। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसको हम यहां पर गर्त कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे तो गर्त कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग शीर्ष के नाम से जानते हैं। ये शीर्ष यानी कि पीक पोजीशन है, या शीर्ष बोलिए, या इसी को अगर हम लोग बोले यहां पर, ये भी हमारा क्रस्ट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग शीर्ष भी कहेंगे। अब आपको ये बोला गया है कि यहां पर दो क्रमिक शीर्ष, मतलब दो लगातार शीर्ष बोल रहा है, एकदम मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब हमारा लगातार होता है, या दो क्रमागत शीर्ष यानी कि दो लगातार शीर्ष की बात करते हैं। इसका मीनिंग समझिए, दो लगातार शीर्ष की हम बात करेंगे। हमने आपको पहले ही बोल दिया है, ये क्लासेस आपको एकदम आराम आराम से हम कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको हो पाए। तो दो लगातार शीर्ष की हम बात करते हैं, तो दो लगातार शीर्ष क्या होगा, एगो शीर्ष ये है तो दूसरा यही नहीं होगा, इसके बीच में तो कोई शीर्ष नहीं बना है। तो दो लगातार शीर्ष के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी हमारा ये है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे तो ये हमारा एक वेव है, और वेव की लंबाई जो होती है वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये वेवलेंथ कितना दे रखा है, तो ये क्वेश्चन में आपको यहां पर बोल दिया मेरे भाई कि वेव की लंबाई कितनी दे रखी है। तो वेव की लंबाई यहां पर ये क्लियरली आपको बोल दिया कि वेव की लंबाई यहां पर 10 सेंटीमीटर है। अगर वेवलेंथ की लंबाई कितनी है, अगर 10 सेंटीमीटर की अगर बात कर रहा है, आपसे पूछा गया मेरे भाई कि तरंगदैर्घ्य बताइए मीटर में क्या होगा। अब बताइए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, कौन नहीं करेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए स्टैंडर्ड मान से डिवाइड करते हैं, और ये वैल्यू हमारा मीटर में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ये खत्म हो जाएगा, और फाइनली ये 0.1 मीटर आपका आ जाएगा। तो वेवलेंथ हमारा कितना होगा तो इतना हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 0.1 मीटर हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग यहां पर बी करेंगे करेक्ट। क्या मेरे भाई दो शीर्ष के बीच के लगातार दूरी को वेवलेंथ कहते हैं? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो क्रमागत यहां पर गर्त के बीच की दूरी को भी क्या हम वेवलेंथ कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं मेरे भाई। यानी एक तो गर्त हमारा ये हो गया, और दूसरे गर्त की हम बात करते हैं, दूसरा यहां पर हमारा ये गर्त हो गया। तो एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की भी दूरी को कहेंगे तो इसको भी वेवलेंथ कहेंगे। और ये भी कितना होगा तो कहेंगे ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि 0.1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई दो लगातार शीर्ष बोले या दो लगातार गर्त बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी हम डी फार्मा किए हुए हैं, क्या रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं? कृपया मुझे बताएं। डी फार्मा किए तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं पैरामेडिकल का, उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म। आप एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, पैरामेडिकल का आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपका निकल गया। इस चीज को मेरे भाई जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम देंगे और अच्छे से बताएंगे। कह रहा है कि न्यूटन के अनुसार बोला गया है कि गैसीय माध्यम, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, तुम जितना सोच नहीं रहे हो उससे ज्यादा बेहतरीन है। और कह रहा है कि न्यूटन के अनुसार, आपको कह रहा है मेरे भाई कि गैसीय माध्यम में गतिमान अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि गैसीय माध्यम, माध्यम कैसा है तो कहेंगे गैस का माध्यम है, ये ठोस नहीं है, ये गैस माध्यम है। और इसमें कह रहा है कि गतिमान अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहा है, क्या संचरण। तो मेरे भाई अनुदैर्घ्य तरंग जैसे ही बोला, इसका मतलब ध्वनि तरंग की बात कर रहा है।
अनुदैर्ध्य तरंग बोल दिया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब यहां पर ध्वनि तरंग की बात कर रहा है, यहां पर मेरे भाई साउंड वेव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो यहां पर आपसे साउंड वेव की बात कर रहा है। अब मामला यह है कि अगर यहां पर साउंड वेव की अगर बात करेगा, जिसको ध्वनि तरंग हम कहते हैं, तो ध्वनि तरंग हमारा कैसी तरंग है? तो यहां पर ध्यान रखना है, ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग दे रहा है? तो कहेंगे ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरी बात, अनुदैर्ध्य तरंग जब एक जगह से दूसरे जगह चलती है तो आपको ध्यान रखना है, इनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, इनको माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस में इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, गैस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा डिस्टरबेंस के कारण चलती है। जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा उतनी ही इसकी गति ज्यादा होगी, जितना कम डिस्टरबेंस होगा उतनी ही गति इसकी कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग यहां पर है और आपसे पूछा गैसीय माध्यम की बात करें कि अनुदैर्ध्य तरंग हमारा का संचरण जो होगा वो कैसा होगा, और ये कौन बताया? तो न्यूटन ने बताया। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, कि अगर हम लोग गैसों के अंदर अगर गति को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, और ये बड़े काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर संभाल के रखिएगा। इसी इंफॉर्मेशन से आपके क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ध्वनि की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ध्वनि की गति की बात करते हैं, जिसको ध्वनि की गति को हम लोग v से दिखा देते हैं। अब ये ध्वनि की गति को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यूटन के अनुसार मेरे भाई। तो ध्वनि की गति के लिए एक न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया है, और इस फॉर्मूला पर हम यहां पर काम करने वाले हैं। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है, न्यूटन के अनुसार अगर हम बात करें मेरे भाई, तो न्यूटन के अनुसार ये पूछता भी है, न्यूटन के अनुसार कौन सा गति का फॉर्मूला है? तो न्यूटन के अनुसार जो गति का फॉर्मूला हमारा होता है वो v इक्वल टू हमारा अंडर रूट में क्या होगा, क्योंकि यहां पर p अपॉन में रो होता है। मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि v हमारा क्या, तो कहेंगे हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है, यानी कि v हमारा क्या, तो ध्वनि की गति है, और p क्या है, तो कहेंगे यहां पर दाब है, और रो क्या है यहां पर, तो हम कहेंगे ये घनत्व है। ये किसी गैस के लिए है मेरे भाई। इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, ये ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं तो ये यहां पर किसी गैस के लिए आपको ऐसा दे रखा है, ये आपको यहां पर गैस के लिए दे रखा है। तो ये ध्वनि की गति हमारा होता है। आप किसी में भी इसको लागू कर सकते हैं, गैस, ठोस, द्रव सब में लागू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा न्यूटन साहब के साहब ये फॉर्मूला, कई बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि ध्वनि की गति के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन में रो होता है। अब यहां पर समझना मेरे भाई कि अगर हम इस p की बात करते तो ये p क्या है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। आज जो भी क्लासेस चलेगी मेरे भाई वो आपको आराम आराम से चलेगी, और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही इजी इजी चीज हमारे से गलती हो जाता है, ये गलती नहीं करना है। दूसरा बात, अगर हम रो की बात करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर घनत्व कहते हैं, जिसको डेंसिटी कहते हैं, और घनत्व की अगर बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर डेंसिटी का टर्म बोलते हैं। ये हमारा डेंसिटी का टर्म होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, अगर ध्वनि की गति की बात करते हैं तो ध्वनि की गति बोले या अनुदैर्ध्य तरंग बोले, आपको ध्यान रखना ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। इस बार भी बीपीएससी 3.0 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दाब को अगर हम बढ़ा देंगे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, कितना भी दाब बढ़ा दीजिए, ध्वनि की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले 343 था अभी भी 343 होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, ये दाब जो है, इस दाब पर याद रखना कि ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती है। दाब पर ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती है, याद रखना। अगर दाब की बात करते हैं, इस दाब पर ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती, ये लाइन आपको ध्यान रखना। ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती, ध्वनि की गति यहां पर निर्भर, ध्वनि की गति यहां पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ध्वनि की गति यहां पर निर्भर नहीं करती, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। चाहे दाब कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई जब ये कांस्टेंट हो गया, जब इस पर निर्भर नहीं ही करेगा, तो हम यहां से एक रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि v अगर ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं यहां पर v व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट में हमारा रो यानी कि घनत्व का हो गया। तो कहीं ना कहीं घनत्व पर निर्भर करता है। ये किस पर कर रहा है, तो कहेंगे घनत्व पर हमारा निर्भर करता है। ये चीज हमारे सामने यहां पर आ गया। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई कि न्यूटन ने जो ये रिलेशंस दिया है, ये न्यूटन ने मेरे भाई जो रिलेशंस दिया है v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन में रो, ये वाला जो रिलेशंस लेकर के आया है न्यूटन ने, ध्यान रखना मेरे भाई ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होगा, ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होगा, हम कहेंगे एट, यहां पर हम कहेंगे हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट पर ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर वैलिड होता है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये हमारा वैलिड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला मेरे भाई ध्यान रखना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड है।
कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये हमारा वैलिड होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये लाइन आपको ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड वाला फॉर्मूला V इक्वल टू √P/ρ होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला पूछ लेगा, पते नहीं रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पूछ लेगा, पते नहीं रहेगा। ये पूछ लेगा, पते नहीं रहेगा। ये पूछ लेगा, पते नहीं रहेगा। क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक लेवल पर जब तक तैयारी नहीं रहेगी, ई पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, ई पढ़ेगा के, ई के पढ़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। ई नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट कहां सोच रहे हो? 5 ऑप्शन बीपीएससी लेकर के आता है। बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछता है, बीपीएससी 5 क्वेश्चन जोड़ करके पूछता है आपसे। और आप समझ लीजिए इतना आसान नहीं है करना। करिएगा तो बहुत प्यार से, नहीं करिएगा तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। तो मेरे भाई आप बताइए कि अगर आपसे न्यूटन के अनुसार गैसीय माध्यम में गतिमान अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण हमारा होता है उसके लिए फॉर्मूला ये है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड है। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड है, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है एक समान तापमान। इसका मतलब ही होता है एक समान तापमान, इसका मतलब ही होता है एक समान तापमान। अब मेरे भाई काम आसान हो गया। अब एक समान तापमान की बात करेगा तो आपके सामने यहां दे रखा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में सम का मतलब एक समान और तापीय का मतलब तापमान, यानी एक समान तापमान को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको तो कहेंगे, ये एक समान तापमान को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा तो कहेंगे यहां पर सम का मतलब होता है एक समान और तापीय का मतलब होता है यहां पर तापमान, यानी एक समान तापमान को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और मे भी मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आंसर यहां पर क्वेश्चंस पूछने की संभावना 100% ज्यादा है। अभी आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा था, आपके एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एग्जाम पर ई लाइन भी पूछ सकता है जो क्वेश्चन दे रखा है। तब वहां पर मुंह बना करके बैठ जाना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हो, अगर तुम्हारा बेसिक साइंस में एकदम खराब है, हम तो कहेंगे या तो मेहनत खूब करो, नहीं तो सदा के लिए छोड़ दो, पूरा छोड़ दो कि मेरे से हो भी नहीं करेगा। अगर तो हुकी थोड़ा भी हुकी है कि हम कर लेंगे तो जान जी लगा दो, 1,60,000 वैकेंसी तुम्हारे सामने है। हमसे पढ़ो कि किसी और से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा, अदरवाइज मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं मेरे भाई बार बार कि आप लोग लगातार पढ़ते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, आपका रिजल्ट होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दूसरा क्वेश्चन को भी सीखेंगे। एक बात आप जान लीजिए, अगर समतापी प्रक्रम की अगर बात करता है, जिसको समतापीय प्रक्रम कहते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे। बीपीएससी इधर एक क्वेश्चन पूछी थी और अच्छे लेवल के एग्जाम में ये पूछे थे क्वेश्चन कि मान लेते हैं गाड़ी का टायर है और टायर में हवा भरा हुआ है और अचानक अगर टायर फट जाता है तो बताइए इसमें से कौन सा प्रोसेस हमारा काम करेगा? क्या वो आइसोथर्मल होगा, क्या वो रुद्धोष्म का एडियाबेटिक होगा, क्या वो मेरे भाई यहां पर आधा पार्शियल हमारा आइसोथर्मल और पार्शियल एडियाबेटिक होगा? क्या इसमें से कोई नहीं होगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसके पीछे कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। अगर टायर फटता है, अचानक टायर अगर फटता है तो बताओ कौन सा प्रोसेस होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूं। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। वाह क्या बात है, रुद्धोष्म प्रक्रम, थैंक यू, सैल्यूट है मेरे भाई, आपने आंसर सही किया। रुद्धोष्म प्रक्रम हम लोग आंसर करेंगे। गाड़ी का टायर अगर अचानक फट, बीपीएससी का क्वेश्चन है, गाड़ी का टायर अगर अचानक फटता है वह कौन सा प्रोसेस होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो मेरे भाई आपको मैं बता देना चाहता हूं, गाड़ी के टायर के अंदर एयर भरा होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर पर होता है। जैसे ही कहीं लीकेज होगा, इतना तेज गति से वो गैस बाहर निकलता है, इतना तेज गति से वो हवा निकलता है, उसको उष्मा संचरण करने का मौका ही नहीं मिलता है। जब उष्मा संचरण करने का मौका नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे उष्मा संचरण का मान 0 हो जाएगा, और जब उष्मा संचरण का मान 0 हो जाएगा तो ऐसे प्रोसेस को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। यही बात होता है मेरे भाई, इसके पीछे का यही कंसेप्ट होता है। आप 1000 बच्चों को पूछना, ये नहीं बताएगा तुमको, लेकिन अगर तुम मेरे क्लास में हो तो हम तुमको ये सियोरिटी के साथ कहते हैं, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर बनोगे, तुमको हर एक चीज का कंसेप्ट तुमको मिलेगा। तो मेरे भाई ये सब रट रखा होगा, हमको पता है कि सब रट लिया होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा या रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा संचरण का मान 0 होता है और इतना फास्ट गैस निकलेगा, इतना फास्ट गैस निकलेगा कि उसको उष्मा संचरण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब उष्मा संचरण का मान 0
हम कहेंगे वह रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, मेरी आवाज जा रही होगी, मेरी आवाज जा रही होगी, मेरी आवाज जा रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हम लोग बहुत बात कर लिए लेकिन समझना भी है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है। कह रहा है कि दो स्वरित्र द्विभुजों की आवृत्ति दे रखी है। देखो कुछ नहीं समझ में आएगा तो डेटा समझ में आना चाहिए। डेटा दे रखा है, आवृत्ति की बात कर रहा है, और क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो पहली फ्रीक्वेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, देख करके ही पता कर लेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आवृत्ति है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी इतनी हर्ट्ज की दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनि के तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए तरंगदैर्घ्य का अनुपात पूछा है और आवृत्ति दे रखा है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में एक रिलेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर हम आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य की अगर बात करते हैं, आवृत्ति तथा मेरे भाई यहां पर अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो इसमें एक संबंध होता है। इसके बीच में क्या होगा तो कहेंगे आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, कहेंगे के बीच यहां पर संबंध होता है। इसके बीच में क्या होगा तो कहेंगे यहां पर, इसके बीच में यहां पर संबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला यह है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन क्या होगा, तो आवृत्ति जो हमारा होता है उसको न्यू से दिखाते हैं और ये सी अपॉन में लैम्डा होता है। अब मेरे भाई ये फॉर्मूला को चलो हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ताकि मेरे बहुत सारे भाई साहब ऐसे हैं जिनको थोड़ा बड़ा बड़ा सब कुछ चाहिए। तो ये सी अपॉन में हमारा लैम्डा हो जाएगा। अब इस सी की बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, जो कि हमारा यहां पर कांस्टेंट मान करके चलते हैं। ये हमारा नियत होता है, इस ये नहीं बदलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास आवृत्ति और वेवलेंथ का रिलेशन हमारा कैसा, कहेंगे यहां पर हमारा कहीं ना कहीं मेरे भाई उल्टा हमारा हो गया। अब ये उल्टा रिलेशन हमारा मिल गया। इसको लिखने का तरीका मेरे भाई, अगर आपसे तरंगदैर्घ्य का अनुपात पूछा गया है, कुछ नहीं बोला है, तरंगदैर्घ्य का सिर्फ अनुपात पूछा है, तब आप कहेंगे सर अगर इसको लैम्डा 1 अनुपात में अगर लैम्डा 2 लिखेंगे ना सर, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों उल्टा है सर। तो अगर लैम्डा 1 अनुपात में लैम्डा 2 लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको न्यू 2 अपॉन में न्यू 2 1 लिखना पड़ेगा, यानी आवृत्ति 2 अपॉन में आवृत्ति 1, क्योंकि आवृत्ति और वेवलेंथ दोनों उल्टा है। ये लिखने का तरीका है। अगर ये 1 अनुपात 2 होगा तो ये 2 अनुपात 1 होगा, चूंकि दोनों उल्टा है। तो मेरे भाई अब बता दीजिए कि वेवलेंथ का अनुपात पूछा है, दोनों की आवृत्ति आपको दे रखी है, बताओ नहीं निकल जाएगा। तो ये 2 वाला है, क्योंकि आपको पहले वाला हमारा न्यू 1, बाद वाला हमारा न्यू 2, तो कहेंगे न्यू 2 हमारा कितना, तो कहेंगे ये हमारा 384 हर्ज है, और नीचे में हमारा कहेंगे 128 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 128 हमारा ये हो गया। अब देखिए इसको अगर कट करेंगे तो कितना में कटेगा, तो 12 या 36 हमको लग रहा 8 या 24, यानी कहने का मतलब ये हमारा 3 अनुपात हमारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये हमारा यहाँ पर हम कहेंगे 3:1 यानी कि 3 अनुपात 1, आप कहेंगे ये हमारा 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए वेवलेंथ का जो अनुपात है 3 अनुपात 1, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब तक मेरे भाई ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करते, तो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अरे साउंड तो जा रही होगी मेरे भाई, साउंड जा रही होगी, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे मेरी आवाज जा रही है क्या। आप सभी लोग एक बार कंफर्म करके बताएंगे मेरी आवाज जा रही है क्या। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक वाइक भी करो यार, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम लोग चाहते कोई मास्टर का एनर्जी खत्म हो जाए। अरे लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सीख रहे हैं, और हमको लगता है कि सभी लोग सीख भी रहे होंगे और सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा। अगर मजा नहीं आता मेरे भाई तो फिर तो गड़बड़ है। ये देखो टीआरई 2 की बात करते हैं, टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा था ना ऐसा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितना लोग आंसर करता है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं। तुमको लगे अभी तो तुमको लगेगा कि सर इजी करा रहे, इजी है रे, रख करके बताओ तो आंसर देखते हैं कितना लोग आंसर करता है। हाउ इज द जोश संतोष कुमार चमनपुरा गोह से चले मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हम चाहेंगे कि आप सभी लोग दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक ध्वनि तरंग का समीकरण दे रखा है, यानी कि साउंड वेव का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और साउंड वेव का जो समीकरण है वो आपको y इक्वल टू इतना 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 प्लस में इतना आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम पहले लिखिए लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर वेव इक्वेशन है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा साउंड वेव का इक्वेशन है। y इक्वल टू कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर 0.0015, साथ में साइन का मल्टीप्लीकेशन है, साइन हमारा 62.4, और यहां पर हमारा x प्लस में क्या है, तो कहेंगे प्लस में यहां पर हम कहेंगे यहां पर 316 इंटू टी हमारा है, और ये हमारा इक्वेशंस है। मेरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
टियरी 2 में आप देखें, टियरी 1 में आप देखेंगे ये क्वेश्चंस पर आ चुका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मेरे भाई इस इक्वेशंस को आप गौर से देखिएगा, ये साउंड वेव का इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशंस को अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, क्या इस इक्वेशंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? इसी को अगर लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू, इस टर्म को हम a कह देते हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है, ये a साइन। और क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, यहां पर हमारा ये 64 हमारा है, तो क्या इसको हम लोग k इंटू एक्स और प्लस में हमारा क्या होगा, कहेंगे ओमेगा इंटू टी हम लोग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखिए कि ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम होते हैं। आप ओमेगा टी को पहले लिखिए, के एक्स को बाद में लिखिए, या के एक्स को पहले लिखिए, ओमेगा टी को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको देखते के बाद पता चल गया, अगर ये एक्स है तो ये ओमेगा हो, सॉरी ये अगर एक्स है तो ये के होगा, और ये टी है तो यहां पर ओमेगा होगा, क्योंकि टी के साथ ओमेगा, एक्स के साथ के, और ये हमारा ए हो गया। तो कई बार तो मेरे भाई क्वेश्चंस ये भी पूछ लेता है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा उस वेव इक्वेशन का। तो अगर आपसे एम्पलीट्यूड की अगर बात करता है, अगर आपसे यहां पर आयाम की बात करता, अगर आपसे एम्पलीट्यूड की अगर बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से दिखाएंगे, और इस वेव इक्वेशंस में ए के बराबरी में क्या दे रखा है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, और हम कहेंगे इसका 0.0015 हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। एकदम सिंपल। एम्पलीट्यूड बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से आपका फ्रेम हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू यहां पर 2πfn का। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारा यहां पर डिस्कस कर देते हैं इसके बारे में। तो मेरे भाई एक बात आपको क्लियर हो गया, यहां पर fn हमारा क्या कहेंगे, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर फ्रीक्वेंसी है। तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा तो निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को fn को साइड करिए तो ओमेगा अपॉन में 2π हो जाएगा। अब मेरे भाई आप बता दीजिए, क्या इस इक्वेशंस में ओमेगा का मान पता नहीं है? क्या इस इक्वेशन में ओमेगा का मान पता नहीं है? अगर ये इक्वेशंस आपको याद रहेगा तो टी के बगल वाला हमेशा ओमेगा होता है, तो टी के बगल वाला हमेशा ओमेगा, तो ओमेगा का मान 316 है। तो बताओ मेरे भाई, इस ओमेगा के जगह पर तुम 316 रखोगे कि नहीं रखोगे? रख दिए। अब 2 हो गया, और यहां पर अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई का वैल्यू 3.14, या फिर आप 22/7 जो लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए, और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट यहां पर डेटा आपको लिख देता हूं मेरे भाई, क्योंकि उतना कैलकुलेशन करने का मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। चलो एक बार कैलकुलेट करके बता दो मेरे भाई कि क्या होगा। हम कैलकुलेट ही कर देते हैं, चलो ठीक है। इसको 7 को ऊपर लेके जाते हैं, 22×2 = 44, यानी कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा। चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर कैलकुलेट आपने किया नहीं। 316 और गुना में करेंगे 7, 2212, 2212 और डिवाइड करेंगे किससे, तो 44 से। ये जो कुछ भी आएगा वो हर्ज में फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसमें डिवाइड कर दीजिए 44 से। ये वैल्यू आपको 50.57 आ गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना, तो 50.57 की फ्रीक्वेंसी हर्ज में होती है। इतना फ्रीक्वेंसी हमारा निकल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, हम सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, तो तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपसे तरंगदैर्घ्य पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वो तरंगदैर्घ्य पूछेगा। प्रणाम सर जी, सर ऐप पर जो एप्लीकेशन पर न्यू बैच स्टार्ट किए हैं साइंस की, क्या एएलपी एग्जाम तक फिनिश हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2.5 महीने के नहीं, एएलपी का एग्जाम अगर आपका हो जाता है सितंबर में तो दिक्कत है। वैसे हमारी उसमें ये कम से कम आपको 2.5 महीने का समय लगना है। अगर एएलपी के लिए नहीं होगा तो टेक्नीशियन में काम आएगा। टेक्नीशियन नहीं होगा तो मेरे भाई आगे एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी है, सब लगातार वैकेंसी आपके सामने आएगी। रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको हमेशा काम आएगा, और बेहतर तरीके से आएगा। आप साइंस की क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि बेहतर कंटेंट खोजोगे तो जल्दी मिलता नहीं है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बेहतर कंटेंट अगर हम आपको दे रहे हैं तो उसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए। बीपीएससी में बीपीएससी में साइंस में है क्या? बीपीएससी में क्या लिखना है? बीपीएससी में क्या कहना चाह रहे हैं नवीन जी, बताइए। मुनाब सिंह जी, सर बीपीएससी टीजीटी में 90 नंबर है, यूपी से हूं। 90 नंबर तो आपका अच्छा मार्क्स है, आपका मेरे भाई होने की संभावना प्रबल है। लेकिन इंतजार करिए, जब तक फाइनल
रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, चूंकि बच्चे बहुत सारे हैं और उतना सारा डेटा मेरे पास नहीं है कि हम आपको एग्जैक्ट बता दें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा निकल करके आ गया, इतना ये आवृत्ति निकल करके आ गया मेरे भाई, आवृत्ति हमने निकाल दिया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमको क्या चाहिए, तो वेवलेंथ चाहिए। अगर मेरे भाई क्वेश्चंस में तरंगदैर्घ्य पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, तो आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा है, और तरंगदैर्घ्य कहने मतलब आपसे लैम्डा का मान पूछा गया है। अब देखो लैम्डा का मान भी कैसे निकलेगा, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है और यहां से लैम्डा के मान पुट करेंगे, आपके आंसर्स यहां से निकल करके आ जाएंगे। अब यहां पर जो हमारा के दे रखा है मेरे भाई, अगर के की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा के और एक्स हमारा होता है, ये के हमारा किसके बराबर होगा, तो कहेंगे ये 2 पाई अपॉन में लैम्डा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, ये कहीं मिलेगा नहीं, हम लिखा रहे हैं ये 2 पाई अपॉन में लैम्डा के बराबर होता है। ये जो हमारा है ये 2 पाई अपॉन में लैम्डा के बराबर होगा, यानी इस x से पहले जो k है वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। हमको लैम्डा चाहिए मेरे भाई, हमको तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो हम कहेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय हम k लिखेंगे। अब बताइए 2 पाई का वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए ऊपर में, और नीचे में k का मान आपको पता है कि कितना है, तो x के बगल वाला k, तो x के बगल वाला k यानी कि 22.4, 62.4, इसका मतलब यहां पर 62.4 को पुट कर दीजिए, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये डेटा आपके निकल करके आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, कैलकुलेट करोगे तो ये आपको फाइनली 0.1 आपका आ जाएगा, और इतना मीटर होगा, और ये वेवलेंथ निकल के आ गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है, आप लगातार मेरे भाई 4-5 तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, फॉर्मूला सीखा आपने, क्या है कैसे टर्म को निकालना सीखा आपने। तो मेरे भाई एक एक चीज आपके लिए यहां पर जहन में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, और यहां से हमने ये भी निकाला। तो क्वेश्चन अगर इस फ्रेम पर अगर पूछेगा तो मुझे लगता है कि आप बना लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यस सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट में दम है, आप लगातार पढ़िए तो पता चल जाएगा कि कंसेप्ट खतरनाक रहता है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन जितना बात मैंने बता दी है ये सब आपके कॉपी में नोट में होना चाहिए, आप मजाक में मत लीजिएगा, एक एक डेटा को नोट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि कौन क्वेश्चन कहां से आएगा पता नहीं है। आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा था, आपसे लैम्डा पूछा था, लैम्डा का मान यहां कैलकुलेट हुआ है मेरे भाई 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सर मैं सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो साइंस पढ़ना होगा क्या, नहीं सोशल साइंस वाले को साइंस का है पढ़ना पड़ेगा रे, सोशल साइंस वाला साइंस पढ़ के की करेगा, साइंस वाला साइंस पढ़ेगा। चलो तो यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई हमारे सामने है, वह ताप जिस पर वायु का वेग 27 डिग्री सेंटीग्रेड और अपने मान का 2 गुना हो जाएगा, तो बताइए इसमें क्या करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके बताना है, इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके बताना है मेरे भाई। वैसे आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जितना क्वेश्चन कराना था आप ये समझ लीजिए, अगर हम 5 क्वेश्चन अगर आपको करवाए हैं तो 5 क्वेश्चन कहने वाला 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के बराबर आपको कंसेप्ट मिला है। आप जल्दीबाजी में कहते सर लैम्डा निकालना, फॉर्मूला ई वाला लगाते और आंसर करके निकल लेते, ये सब छोड़ देते, बताओ ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, ये वेव के क्वेश्चंस को मैंने बताया ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिएगा ओवरऑल तो लगभग आपको क्वेश्चंस हम इतने देर में ज्यादातर चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई इसका बोर्ड पीडीएफ हम आज बोलेंगे आपके पास चला जाएगा, ये लोग डालता नहीं है लेकिन आज हम बोलेंगे, कान उखाड़ लेंगे अगर नहीं डालेगा तो। और उसके बाद जो है कल भी आपकी क्लासेस इसी टाइम पर चलेगी, 6:30 बजे आप सभी लोग लाइव आएंगे और 6:30 बजे से आपकी क्लासेस चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग कब, तो मिलेंगे हम लोग फिर कल 6:30 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।